नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से है। जैसे कि एक रीसेंट एस्टिमेशन से बात पता चला था कि आने वाले 15 सालों में इंडियन आर्मी को लगभग 4000 से ज़्यादा नए आर्टिलरी गन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और रिसेंट लड़ाई में भी आर्टिलरी गन्स को बाकी किसी भी वेपन के मुकाबले काफ़ी इफेक्टिव देखा गया है। लेकिन बदलती हुई सिचुएशन की वजह से अभी टोड आर्टिलरी गन के बदले सेल्फ प्रोपेल्ड और माउंटेड आर्टिलरी गन का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से ज़्यादातर ट्रक माउंटेड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसी के साथ ही आर्मी की तरफ से कुछ दिन पहले ये बात बताया गया था कि वो अभी एडिशनल 200 के आसपास K9 गन्स को एक्वायर करने वाले हैं, जिनको 2 अलग अलग बैच में डिवाइड करके ऑर्डर किया जाएगा। वर्तमान हमारे पास लगभग 100 K9 वज्रटी गन्स मौजूद है, जिनको TOD के साथ LND की तरफ से भारत में मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन इनिशियल इन गन्स को राजस्थान के सेक्टर में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा गया था, तो इनको प्राइमरली हॉट वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन और मॉडिफाई किया गया था। लेकिन अभी जिन सेकेंड बैच को एक्वायर करने का फैसला किया गया, इनको हाई अल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। खास करके चाइना के साथ लगी हमारी बॉर्डर में और लद्दाख में इनको डिप्लॉय किया जाने वाला है। तो इनको पहले से विंटर क्लाइमेटेशन किट से इक्विप करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि इनको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लद्दाख का टेम्परेचर विंटर में लगभग -30-35 के आसपास चला जाता है और इतने कम टेम्परेचर में कोई भी आम व्हीकल को वहाँ पे ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। तो सेकेंड बैच में खरीदे जाने वाले सभी 100 के आसपास K9 वज्रटी गन्स को पहले से ही विंटर क्लाइमेटेशन किट से इक्विप करके डिलीवर करने का फैसला किया जा रहा है और साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाली लगभग 18,000 टाइप की कंपोनेंट्स को भी भारत में बनाया जाने वाला है। और अभी LND की तरफ से उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही इसकी एक फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को AWACS की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही इंडियन नेवी को भी ऐसे AWACS की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरह नेवी के पास इतने बड़े साइज के AWACS को ऑपरेट करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, उन सभी में हम फिक्स्ड विंग AWACS को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक AWACS साइज में एक नॉर्मल फाइटर जेट से काफ़ी बड़ा होता है और इसे ऑपरेट करने के लिए कैटापल्ट बेस्ड लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती है और सुपर कैरियर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। जिस वजह से हम फिक्स्ड विंग AWACS को हमारी नेवी में खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके एक अल्टरनेटिव के तौर पर हम हेलीकॉप्टर बेस्ड AWACS को इस्तेमाल करते हैं, जिनको आसानी से हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। वर्तमान हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में हम K31 बेस्ड हेलीकॉप्टर को AWACS की तरह इस्तेमाल करते हैं और अभी कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे 9 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिनको 2 अलग अलग बैच में 1999 और 2001 में एक्वायर किया गया था। पहले बैच के अंदर 4 K31 हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था, फिर 2001 में एडिशनल 5 हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था। प्रॉब्लम ये कि एक नॉर्मल AWACS या फिक्स्ड विंग AWACS काफी लंबे समय तक हवा में रह सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतने लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर सकते, जिस वजह से हमको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ऐसे मिनिमम 10 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। जब विक्रांत को ऑपरेशन किया गया था, तो उससे पहले ही इससे ऐसे AWACS को ऑपरेट करने के लिए एडिशनल 10 K31 हेलीकॉप्टर को रशिया से खरीदने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी पता चला कि शायद अभी इसको कैंसिल करने की बात किया जा रहा है और इसके बदले एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर बेस्ड AWACS को अभी डेवलप करने का विचार किया जा रहा है। वैसे DRDO के पास पहले से AWACS में इस्तेमाल होने वाली ऐसा रडार की टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर वो इसे किसी इंडियन हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट कर सके, तो हमको एक देसी अल्टरनेटिव यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से भी E-2D हॉक एयरक्राफ्ट को खरीदने का विचार किया जा रहा था, लेकिन ये INS विक्रांत के साथ कॉम्पैक्टेबल होगा या नहीं, इसको लेके काफ़ी सवाल उठे थे, जिस वजह से इसको खरीदने के बदले इंडिजिनस हेलीकॉप्टर बेस्ड किसी AWACS को भी तैयार करके ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। पिछले 1-2 सालों में भारत और UK के बीच नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम को डेवलप करने को लेकर काफ़ी बातचीत चल रहा है। खास करके आगे चल के इंडियन नेवी जो मॉडर्न वॉरशिप्स को बनाना चाहती है, उन सभी में एग्जिस्टिंग डीजल बेस्ड प्रपल्सन सिस्टम के बदले इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम को इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है।
इसका मेजर कारण ये है कि एक इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम किसी भी कन्वेंशनल propulsion सिस्टम के मुकाबले मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है, इसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है और ये काफ़ी कम नॉइज को जनरेट भी करता है, जिस वजह से आगे चल के इसे नेवी अपनी स्टैंडर्ड propulsion सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। यूके की तरफ से अभी ऑफिशियली अपनी रिस्पॉन्स को भारत को बताया जा चुका है और वो भी पूरी तरीके से भारत के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को डेवलप करने के लिए तैयार भी हैं, जिसमें इनिशियल एक पावरफुल इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसे मिनिमम 6000 टन क्लास की कोई वेसल को पावर किया जा सकेगा, यानी कि एक मॉडर्न फ्रिगेट साइज की वेसल को पावर करने लायक एक इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है बड़े साइज की डिस्ट्रॉयर या ऐसे वेसल के लिए भी इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की ऑफिशियल स्पोक पर्सन की तरफ से बात बताया गया था कि अभी नेवी की तरफ से एक ऑटोनोमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट को टेस्ट किया जा रहा था और इस बोट को पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया गया। इससे पहले भी इंडियन नेवी में फास्ट इंटरसेप्टर बोट को इंडक्ट किया जा चुका है और ऑपरेट भी किया जा चुका है। आमतौर पर इनको ऑफशोर पेट्रोल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर नॉर्मली एंटी पायरेसी मिशन में या फिर स्मगलिंग जैसे रोल में इनको डिप्लॉय किया जाता था। लेकिन अभी जिस नई ऑटोनोमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट को टेस्ट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, इसको कई अलग तरह की मिशन में भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। पहला पॉइंट ये कि ये एक फुली ऑटोनोमस बोट होने वाला है, जिस वजह से इसे ऑपरेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्रू मेंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको नेवी की तरफ से नॉर्मल एंटी पायरेसी या स्मगलिंग जैसे एक्टिविटी में डिप्लॉय करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर माइन काउंटर मेजर के लिए, आर्म डिफेंस के लिए और नॉर्मल सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेवी की तरफ से बताया गया कि अभी इसकी जो टेस्टिंग चल रही है उसमें इसकी ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम और अलग अलग तरह की सेंसर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद आगे चल के इसको मास में प्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। और हो सकता है ऐसे बोर्ड की ज़रूरत आगे चल के आर्मी को भी पड़ सकती है, जहाँ पर आर्मी इनको पांगोंग लेक में भी डिप्लॉय कर सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।